बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। ऑनलाइन क्लास के अंदर हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है पूर्व निषेचन परिघटनाएं पुष्पीय पादपों के अंदर, जहाँ पर मैंने नर जननांग आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। नर युग्मक का निर्माण हम लोग कर चुके हैं, वहाँ पर परागकण की संरचना पढ़ ली, ठीक है, लघु बीजाणु धानी को पढ़ लिया। आज का जो हमारा रहेगा वो मादा जननांग से संबंधित क्लास रहेगी। क्या पढ़ेंगे आज? मादा जननांग। तो पुष्पीय पादपों में मादा जननांग किसे कहते हैं? अंडक को कहते हैं, या फिर आप इसे बोलते हो पिस्टल कहते हैं, या फिर आप इसे बोलते हो कार्पेल कहते हैं। ये बोल सकते हो अंडक, पिस्टल या कार्पेल बोल सकते हो। या फिर मान लो अगर ये संख्या में ज़्यादा हो तो इसका जो प्लूरल शब्द अपन काम में लेते हैं, बहुवचन जो शब्द काम में लेते हैं, वो क्या रहेगा? जायांगधर यानी गाइनोसियम। क्या कहोगे? गाइनोसियम कहोगे, जायांग, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो अंडक है, अंडक अगर एक है यानी कि कार्पेल अगर एक है, या पिस्टल कह दो या अंडक कह दो, अगर एक पुष्प में इनकी संख्या एक है तो एकांडपी, इनकी संख्या एक है तो एकांडपी, इनकी संख्या दो है तो द्विअंडपी, तीन है तो त्रिअंडपी। ऐसे शब्द अपन काम में लेते हैं। तुम लोगों ने 11वीं क्लास में हालांकि पढ़ रखी है, सारी बातें पढ़ रखी है ना। चलो, मान लो और जो अंडक का ये संख्या में अधिक है तो आप इसे क्या कहोगे? बहुअंडपी। क्या कह दो? बहुअंडपी कह दो। ये जो अंडक है इसके 3 भाग है। द अंडक इज डिवाइड, 3 भाग में विभाजित है। ये जो 3 भाग है इसके नाम देखिए क्या क्या है। आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। आधारीय फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? जो पुष्पासन पर टिका हुआ रहता है। यहाँ से जो ये डंठल नुमा नलिका रूपी संरचना बन रही है इसे वृत्तिका कहते हैं, और वृत्तिका के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो पिस्टल के 3 भाग है, वृत्तिका, वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। अगर एक है तो एकांडपी, 2 है तो द्विअंडपी, अगर बहुत सारे हो गए तो बहुअंडपी हो गए। मानो एक पुष्प के अंदर इनकी संख्या 2 या 3 है या अधिक है, और सभी के सभी अंडक या पिस्टल मुक्त है, एक दूसरे से अलग है, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो बहुअंडपी आपस में मुक्त है, तब इन्हें क्या कहते? मुक्तांडपी कहते हैं। क्या कहोगे? मुक्तांडपी कहोगे। अगर सभी अंडक एक दूसरे से सहयोग किए हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे देखो मानो एक तो ये है, इसी के साथ में एक और बना दूं मैं, है ना, ऐसे देखो, जैसे एक स्टाइल हो गई और यहाँ से ये वाले से ऐसे 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 बहुत सारे जुड़े हुए होंगे, आपको ऐसे ऐसे जुड़े हुए दिखाई दे रहे है ना। तब अगर सारे के सारे जुड़े हुए दिखाई दे रहे तब आप इसे क्या कह दोगे? युक्तांडपी। अरे ये 11वीं क्लास में पढ़े थे तुम लोगों ने। अगर अंडक जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी कहते हैं, अगर अंडक फ्री है तो क्या कहते हैं? मुक्तांडपी। मुक्त है, फ्री है, मुक्तांडपी कहते हैं। हालांकि ये वाले जो छोटी छोटी बातें 11वीं क्लास की तो 12वीं क्लास में नहीं पूछी जाएगी, बट हम पढ़ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। जो वृत्तिकाग्र है ये पराग कण को अंकुरित होने के लिए सतह
प्रदान करती है ताकि पराग कण से किसका निर्माण हो जाए, पराग नली का निर्माण हो जाए। तो अभी तो केवल इतना, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। ये सारी बातें कहाँ थी, 11वीं क्लास के सिलेबस में थी। बस नाम अगर अंडप आ गया तो मैंने ये बात आपको बता दी कि अंडप पिस्टल कार्पेल कहते हैं। एक से अधिक संख्या में हो सकती है। अगर सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो युक्तांडपी कह दो, एक दूसरे से अलग तो मुक्तांडपी कह दो। इसके 3 भाग होते हैं, वृत्तिका अगर सबसे ऊपर वाला, फिर एक ट्यूब है वृत्तिका, और सबसे नीचे फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अब और देखो, अब हमारा जो पर्सन बनता है कि जो अंडाशय है, क्या है, जो अंडाशय है, एक बार थोड़ा ये बड़ा बना के दिखाती हूँ। ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर क्या लगे रहते हैं, बीजांड लगे रहते हैं। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। तो हमारा पर्सन है बीजांड से संबंधित, सीधी सी बात है। अब तक मैं जो बात कर रही थी वो 11th क्लास से रिलेटेड कर रही थी। अब हम पढ़ेंगे इस बीजांड के बारे में। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा बीजांडसन, पढ़ा है क्या ये बीजांडसन? नहीं ध्यान में तो देखो, आप लोगों ने शायद इस प्रकार का कोई चित्र बनाया होगा मटर का। ये मटर है, यानी कि ये वाला भाग क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है। तो अंडाशय में बीजांड की जो व्यवस्था है, अंडाशय बीजांड से अंडाशय बीजांड से एक वृत्त के द्वारा जुड़ा रहता है या एक सतह पाई जाती है। देखो ये अंडाशय हो गया, ये वो सतह हो गई। अब इस सतह या फिर खंड को क्या कहा जाता है, बीजांडसन कहा जाता है। बात समझ में आ गई, क्या कहा जाता है, बीजांडसन कहा जाता है। ये जो बीजांड होते एक अंडाशय में एक भी हो सकते हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे देखो आप लोगों ने ये अंडाशय, ठीक है, इसके अंदर ये आपने कोष्ठक बनाए होंगे अलग अलग, और ये जो आपने कोष्ठक बनाए थे, इन कोष्ठक को आपने क्या कहा था, क्या कहा था, ये ऐसे लगाए थे क्या, बीजांड। तो अंडाशय में वह कोष्ठक जहाँ बीजांड लगा रहता है उसे बीजांडसन कहते हैं। अंडाशय में वह कोष्ठक जहाँ बीजांड लगा रहता है क्या कहलाता है, बीजांडसन कहलाता है। हटा दो, क्यों पूरा डायग्राम बनाएंगे बीजांड का हम लोग। यानी हमारा पहला पर्सन, यही से एग्जाम से संबंधित हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, बीजांड की संरचना को समझाइए। यही है हमारा पर्सन। हमारा पर्सन क्या है, बीजांड की संरचना को समझाइए। तो सुनो, बीजांड, बीजांड है ना, ठीक है। जो बीजांड है इसी को कहते हैं गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी, बी बराबर क्या कहते, गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। तो आपको पेपर में बीजांड की संरचना के नाम से भी पूछ सकते हैं, गुरु बीजाणु धानी के नाम से भी पूछ सकता है। नर जननांग के अंदर तुम लोगों ने लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ी थी, और यहाँ किसकी संरचना पढ़ोगे, गुरु बीजाणु धानी की संरचना पढ़ोगे। सबसे पहले आप क्या कहोगे कि जो बीजांड है वो अंडाशय में एक कोष्ठक में पाया जाता है, उस जगह को क्या कहते हैं, बीजांडसन कहते हैं। जगह का क्या नाम होता है, बीजांडसन कहते हैं। तो मैं पहले चित्र बना दूं, चित्र के साथ में आराम से समझाती जाऊंगी, है ना। अब मान के चलो ये पूरा ही अंडाशय है,
ये जो पूरा बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड ही अंडाशय है। और इस अंडाशय में मैं क्या लगा रही हूँ, बीजांड लगा रही हूँ। तो देखो पहले मैं अंदर से बनाऊंगी डायग्राम को, ये हटा दूँ यहाँ से, यहाँ बना रही हूँ, आराम से देखना। नाम वाम फिर बताऊंगी, जैसे जैसे समझाती जाऊंगी इनके नाम भी बताती जाऊंगी, जैसे समझाऊंगी वैसे वैसे नाम बताऊंगी, ठीक है। देखो ध्यान दिया क्या मैंने कैसे बनाया है डायग्राम, आराम से देख लो। चलो ये थोड़ा सा अब ठीक है, अब आया समझ में। सुनिए अब यहाँ से देखो कि ये जो पूरा हिस्सा है ये है बीजांडसन। बीजांडसन क्या है, ये बीजांडसन है। बीजांडसन किसको कहा है, अंडाशय के अंदर वह भाग या कोष्ठक जहाँ बीजांड होता है, बीजांडसन, बीजांड का आसन, बीजांड प्लस आसन बीजांडसन, जहाँ बीजांड पाया जाता है अंडाशय में, जहाँ बीजांड पाया जाता है क्या कहलाता है, वो जगह बीजांडसन कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी कि ये पूरी जगह क्या हो गई, बीजांडसन हो गई। अब यहाँ से देखो ये बीजांड है, ये क्या है, बीजांड है, और ये बीजांडसन, तो ये यहीं से तो जुड़ा है। बीजांड का वह भाग जो बीजांडसन से जुड़ा है, बीजांड का वह भाग जो बीजांडसन से जुड़ा है क्या कहलाता है, बीजांड वृंत कहलाता है, बीजांड वृंत कहलाता है। जहाँ बीजांड पाया जाता है वो बीजांडसन है, और बीजांडसन से बीजांड का जो भाग जुड़ा हुआ है बीजांड वृंत कहलाता है। बीजांड वृंत जो है वो बीजांड से क्या करता है, सहयोग करता है। बीजांड वृंत बीजांड से सहयोग करता है, उस जगह को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। उस जगह को नाभिका कहा जाता है, नाभिका कहा जाता है, या फिर आप उसे हिलम कह लो। दो बात समझ में आ गई ना। बीजांड बीजांडसन से जुड़ा हुआ है, बीजांड वृंत कहलाता है। बीजांड वृंत बीजांड से सहयोग करता है, वो नाभिका कहलाती है। क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती है। फिर हम ये कहेंगे कि जो बीजांड है, एक मिनट थोड़ा सा और अलग बना देते, थोड़ा सा रुकिए एक मिनट, हाँ ये तो सही है, एक मिनट रुकिए, ये तो सही है, एक मिनट रुकिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ और कर दूँ ताकि आपको थोड़ी और समझने में दिक्कत नहीं आए। ये लो ऐसे थोड़ा सा और कर दिया। अब सुनो, जो बीजांड है वो अध्यावरण से ढका हुआ है, यानी कोई बीजांड है उसके चारों तरफ अध्यावरण पाया जाता है। तो इसमें सबसे बाहर की तरफ जो अध्यावरण पाया जाता है उसे कहते हैं बाह्य अध्यावरण। अंदर वाले को क्या कहेंगे, आंतरिक अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण, ठीक है। ये जो अध्यावरण है ये सुरक्षा प्रदान करता है। फिर सुनो, वह भाग देखो यहाँ देखो ये अध्यावरण वगैरह बन रहे हैं ना, यहाँ अध्यावरण नहीं आया ना, इधर देखो यहाँ अध्यावरण नहीं आया, तो वह भाग जहाँ अध्यावरण नहीं पाया जाता है, वह भाग जहाँ अध्यावरण नहीं पाया जाता है
उसे बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत, बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत जो भाग है, जो बीजांड का आधार बनाता है, जो बीजांड का आधार बनाता है, निभाग कहलाता है। ये जो निभाग है, ये निभाग ही इन अध्यावरण का निर्माण करता है। बीजांड द्वार कौन सा है? जहाँ अध्यावरण नहीं पाया जाता वो बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत क्या होता है? निभाग होता है। और जो निभाग है ये किसका निर्माण करता है? अध्यावरण का निर्माण करता है। बीजांड के अंदर की तरफ, बीजांड में अंदर की तरफ द्विगुणित पेरेनकाइमस, द्विगुणित पेरेनकाइमा, कौन सी? द्विगुणित पेरेनकाइमा कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। द्विगुणित पेरेनकाइमा कोशिकाओं के समूह को बीजांड काय कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? बीजांड काय कहा जाता है। ये क्या बन गया? बीजांड काय, याद रह जाएगा। अध्यावरण में अंदर की तरफ द्विगुणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जो एक प्रकार की पेरेनकाइमा सेल है, उत्तक है पेरेनकाइमा, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। इस बीजांड काय की कोशिका आगे जाकर के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आगे जाकर के गुरु बीजाणु बनाएंगे। तो इसकी बात तो अपन बाद में कर लेंगे। आपको तो इतना ही ध्यान में रखना है कि अध्यावरण में अंदर की तरफ द्विगुणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। और ये जो बीजांड काय हैं, ये विकसित मादा युग्मक को पोषण प्रदान करवाता है। फिर उसके आगे जो बीजांड काय है, जो बीजांड काय हैं, उस बीजांड काय में सबसे अंदर वाले भाग को भ्रूणकोश कहते हैं। सबसे अंदर वाले भाग को भ्रूणकोश कहते हैं। ये जो भ्रूणकोश है, इसी को मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है। मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है। मेरा प्रश्न सुनो, जो कमेंट्स बॉक्स में देना है आपको। तो नर युग्मोद्भिद किसे कहा जाता है? नर युग्मोद्भिद का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। और भ्रूणकोश को क्या कहते हैं? मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। भ्रूणकोश के अंदर बीजांड द्वार की तरफ 3 अगुणित कोशिका पाई जाती है। बीजांड द्वार की तरफ 3 अगुणित कोशिका पाई जाती है। इन 3 अगुणित कोशिका में 2 अगुणित कोशिका को साइनग्रिड कोशिका कहते हैं। साइनग्रिड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनग्रिड कोशिका कहा जाता है। अरे याद रह जाएगा क्या? क्या कहा जाता है? साइनग्रिड कोशिका कहा जाता है। याद रह जाएगा। आई होप तुमने कोई दिक्कत नहीं। साइनग्रिड, अरे साइनग्रिड तो सहायक कोशिका बोल दो, क्या दिक्कत है? थोड़ी इंग्लिश काम में ले लिया करो, वरना नीट के पेपर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ना। साइनग्रिड कोशिका या सहायक कोशिका कहते हैं। एक जो कोशिका है, इसे अंड कोशिका कहते हैं।
या फिर मादा युग्मक कहते हैं। तो देखो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका है और तीनों ही अगुणित है। दूसरी बात ये और बता दूं, तीनों ही अगुणित है, जिसमें से 2 अगुणित को सहायक कोशिका या साइनग्रिड और एक को अंड कोशिका कहते हैं। निभाग की तरफ 3 अगुणित कोशिका है और तीनों ही अगुणित कोशिका को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिका क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। बिल्कुल बीच में एक द्विगुणित कोशिका है, एक कोशिका है लेकिन उसमें 2 केंद्रक यानी n+n 2n n यानी 2n, तो द्विगुणित हो गया ना, जिसे ध्रुवी केंद्रिक कहते हैं, ध्रुवी केंद्रिक कहते हैं या द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं या फिर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्लियर हो गई क्या? एक बार डायग्राम देखो, मैं थोड़ा अलग हट रही हूँ, ठीक है, और खुद समझने की कोशिश करो मैंने क्या क्या बोला है। ठीक है, सुनो, वापस बोलूं, मैं वापस बोलती हूँ। ये बीजांड है, इसको गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। आप क्या कहोगे, ये जो बीजांड है, ये बीजांड कहाँ है? अंडाशय में है। जिस जगह है उसे क्या कहते हैं? बीजांडसन कहते हैं। बीजांडसन एक वृत्त के द्वारा बीजांड से जुड़ा है, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड वृत्त बीजांड से सहयोग करता है, नाभिक का कहलाता है। इसके बीजांड के अंदर 2 अध्यावरण पाए जाते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो द्वि अध्यावरणीय हो गया, जरूरी नहीं कि सभी द्वि अध्यावरणीय हो, कुछ एक अध्यावरणीय भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता, लेकिन हमें उनकी बात नहीं करनी है। फिर हम कहेंगे कि अंदर की तरफ जहाँ अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। जहाँ अध्यावरण नहीं पाया जाता बीजांड द्वार कहलाता है। बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत जो बीजांड का आधार है, निभाग कहलाता है। जो निभाग है ये अध्यावरणों का निर्माण करता है। अंदर की तरफ पेरेन्काइमस द्विगुण यानी पेरेन्काइमा द्विगुणित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे बीजांडकाय कहते हैं। जिसे बीजांडकाय कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। बीजांडकाय पोषण प्रदान करता है। बीजांडकाय आगे जाकर के गुरु बीजाणु बनाने में सहायता करेगा। अंदर की तरफ भ्रूणकोश पाया जाता है, जिसे मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है, जिसे मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है। बीजांड द्वार की तरफ 3 अगुणित कोशिका है, जिसमें से 2 तो है सहायक कोशिका और एक है अंड कोशिका। 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका को अंड समुच्च कहते हैं। अंड समुच्चय कहते हैं, ध्यान रखना। अंड समुच्चय में क्या क्या है? 2 साइनग्रिड कोशिका और एक अंड कोशिका, और तीनों ही अगुणित है। निभाग की तरफ 3 अगुणित कोशिका है, जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं या फिर एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। बीच में द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। सब बच्चों के समझ में आ गई? अब मेरी बात और अब ध्यान से सुनना, मैं ये सब हटा रही हूँ यहाँ से।
सुनो, ये हटा दो ताकि आपकी बात और भी अच्छे से समझ में आए, है ना। ये सब हटा दो एक बार, यहाँ से किचड़ पिचड़ हट जाए। सुनो, तो किचड़ पिचड़ सब हटा दो यहाँ से। अच्छा, अब बात सुनो मेरी। ये जो बीजांड द्वार है, यहाँ पे ये अध्यावरण क्यों नहीं आया? दिमाग लगा क्या? दिमाग लगाओ। यहाँ से दिख रहा है? हाँ, ये क्या था पता है ना? यहाँ से या ऐसे से ना, तो यहाँ से एक पराग नलिका आएगी ना, परागकण से जो पराग नलिका आएगी ना, वो नलिका इस बीजांड द्वार के द्वारा ही तो भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी। याद है ना, ये जो पराग नलिका, इसमें 2 नर युग्मक होते हैं, तो वो 2 नर युग्मक यहाँ इस भ्रूणकोश में पहुँचेंगे ना, तो 2 नर युग्मक का भ्रूणकोश में पहुँचना पराग नलिका की सहायता से होता है। और ये पराग नलिका कहाँ से अंदर आती है? लगभग बीजांड द्वार से ही आती है। वरना तो कुछ उदाहरण ऐसे भी कि ये इस अध्यावरण को तोड़ करके अंदर प्रवेश कर जाए, कैलेजा से अंदर प्रवेश कर जाए, लेकिन लगभग बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। सुनो, ये जो भ्रूणकोश है, ये भ्रूणकोश का निर्माण कैसे हुआ, ये तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात करनी है कि यहाँ पे देखो कोशिका कितनी है वो गिनो पहले। देखो 1 2 3, क्योंकि 3 कोशिका ये रही, 3 कोशिका ये रही, 1 कोशिका ये, तो कितनी कोशिका हो गई? 7 कोशिका, 7 कोशिका हो गई। ठीक है, इन 7 कोशिका में केंद्रक गिनो कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2 नहीं है क्या? अगुणित 2 बार अगुणित है तो 8 हो गए, 8 केंद्रक। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक किसमें पाया जाता है? पुष्पीय पादपों के भ्रूणकोश में। क्वेश्चन आता है, पुष्पीय पादपों के भ्रूणकोश कैसा है? तो पुष्पीय पादपों का भ्रूणकोश कहता है 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाला है। कैसे बनी ये बात बता दी मैंने। 3 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ, 3 कोशिका निभाग की तरफ, 6 एक बीच में, 7 कोशिका। जो ये 6 कोशिका है, इसमें एक केंद्रक है अगुणित, लेकिन बीच वाली कोशिका में 2 अगुणित केंद्रक है। तो मैं तो अगुणित केंद्रक को ही गिनूंगी, तो कितने केंद्रक हो गए? 8 केंद्रक हो गए। समझ में आई बात? तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न पूरा कर लिया, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना। आई होप सभी बच्चों के ये बात समझ में आ गई होगी। अंडाशय में जहाँ बीजांड है, जैसे मान लो ये अंडाशय, सुनो ये अंडाशय, ये बीजांड, तो मैंने इसको यहाँ टेका दिया, तो ये जो जगह बन गई ना, ये बीजांड सन है, बाकी नहीं। ये जो जगह बनी ये बीजांड सन बन गई। ठीक है, ये बीजांड है और ये बीजांड सन है, इसको बोलते हैं फ्यूनिका बीजांड वृंत। ठीक है, बीजांड वृंत, बीजांड से जो जुड़ा उसे क्या बोला? नाभिका बोला या हाइलम बोला। ये शायद आपके कंफ्यूज था। फिर 2 अध्यावरण हैं, बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अध्यावरण। जहाँ अध्यावरण नहीं है बीजांड द्वार कहलाता है, जहाँ से पराग नलिका प्रवेश करती है। द्विगुणित कोशिकाओं के समूह को बीजांड काय कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। बीजांड द्वार के विपरीत निभाग कहलाता है। अंदर की तरफ भ्रूणकोश पाया जाता है, इसमें 7 तो कोशिका है और 8 केंद्रक है। ये अगुणित है। ठीक है, इनका मैंने दिया है अगुणित से, अगुणित काउंट किया मैंने, n। क्लियर? 2 सहायक या सैनरिड कोशिका और 1 अंड कोशिका को अंड समुच्चय कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, अंड समुच्चय। तो आप क्या कहोगे? 2 सहायक, 2 अगुणित सहायक कोशिका व 1 अगुणित अंड कोशिका को क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं।
बात समझ में आ गई सभी बच्चों के? देखो तुम बच्चों का बहुत ही कम रिस्पॉन्स आता है, तुम लोग इतने ही थोड़ी ना हो क्लास के अंदर, और भी तो बच्चे होंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी फ्यूचर के अंदर स्कूल रीओपन होगी, जो टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं वो एक बार नहीं पढ़ाऊंगी। ध्यान रखना इस बात का बच्चों तुम लोग। आज जब भी स्कूल खुलेगी मैं आगे के ही टॉपिक पढ़ाना शुरू करूँगी। इनको कब पढ़ाऊँगी? जब पूरा सिलेबस हमारा हो जाएगा और हमारे पास में अगर समय बचेगा तो ये टॉपिक पढ़ाऊँगी। इसीलिए सभी बच्चे साथ साथ वीडियो को देखते रहे, टॉपिक को समझते रहे। मैं जो रिटर्न वर्क भेजती हूँ उसको कंप्लीट करें अपना टाइम पे, ताकि आपके पास में बर्डन ज़्यादा नहीं हो। और ये चैप्टर करवाने के बाद में आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, इसीलिए सभी बच्चे टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरा जो क्वेश्चन था मैंने बता दिया आपको किस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो अपना नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, या फिर अपने साथ वालों को बता दे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को रोज़ देखो। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।